नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा सोनी। मैं सहायक प्राध्यापक हूँ बायोटेक्नोलॉजी विषय की। आज मैं आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर बायोटेक्नोलॉजी में से सेकंड पेपर इम्यूनोलॉजी का थर्ड यूनिट का एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल एंड टाइप्स। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जानने के पहले हमें इम्यूनोलॉजी के इन कंपोनेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनोलॉजी जहां हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारे शरीर में प्रतिरोध सिस्टम को चलाने का कार्य करता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे हुए होते हैं। इन्हीं में दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिसे हम एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। तो बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन क्या है? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहरी तत्व, कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारे इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद में वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। यानी हम ये कहें कि वह इम्यून सिस्टम के बी लिम्फोसाइटिक सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सके। वो कहलाता है एंटीजन। इसके पश्चात हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, और ये मॉलिक्यूल किसी भी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी में बनते हैं। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एक विशिष्ट एंटीजन के एंटर करने से एक विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। इन दोनों का इंटरेक्शन समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे ही विभिन्न प्रकार के तकनीकों को पढ़ा जा सकता है। तो आइए हम समझते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में यह बाइंडिंग बहुत ही स्पेसिफिक होती है। इनके बीच में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस इंक्लूड होते हैं। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, जिनमें एंटीजन पिंक कलर में और एंटीबॉडी ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। एंटीजन का वह स्पेसिफिक साइट जो एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होता है, उसे एपिटोप, और एंटीबॉडी का स्पेसिफिक साइट जहाँ से वो एंटीजन से बाइंड करता है, उसे पैराटोप कहते हैं। ये दोनों आपस में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से बाइंड करते हैं, जिनमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम देख सकते हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस इंटरेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना एंटीजन और एंटीबॉडी के डिस्टेंस पर भी निर्भर होता है। ये जितने पास होंगे, इनका इंटरेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी की एफिनिटी, एविडिटी, इनके डिस्टेंस और इनके कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। एपिटोप और पैराटोप के बाइंडिंग साइट के आधार पर इनकी एफिनिटी डिसाइड होती है। एफिनिटी का अर्थ होता है बंधुता, कि ये एक दूसरे से कितने ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। ये एक दूसरे के स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट को आइडेंटिफाई करके एक दूसरे से बाइंड करते हैं। उसी प्रकार मल्टीवेलेंट एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच मल्टीपल इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ को एविडिटी कहते हैं। ये एफिनिटी की तुलना में एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन का बेस्ट मेजरमेंट होता है। साथ ही साथ एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉन्सेंट्रेशन जब तक एक समान नहीं आ जाते, जब तक साम्यावस्था में नहीं आ जाते, तब तक इनके बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन संभव नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन के टाइप्स। यह इंटरेक्शन कई प्रकार की सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिनमें से कुछ मुख्य है प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, अलाइजा और रिया। हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, तो इसमें मुख्य होता है इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक।
यह इम्यूनो डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। उसी प्रकार एग्लूटिनेशन प्रक्रिया में हम बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन और हिम एग्लूटिनेशन देखते हैं। इसके बाद इंटरेक्शन का एक प्रकार अलाइजा, जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहते हैं, और रिया, जिसे कि रेडियो इम्यूनो एसे कहते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन टेक्निक की। एंटीबॉडी और सॉल्यूबल एंटीजन एक्वस सॉल्यूशन में इंटरैक्ट होकर एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक विजिबल प्रेसिपिटेट या अवक्षेप में डेवलप हो जाता है। एंटीबॉडी जो सॉल्यूबल एंटीजन को प्रेसिपिटेट करता है उसे प्रेसिपिटीन कहते हैं। यहाँ एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तो मिनटों में होता है, पर विजिबल प्रेसिपिटेट बनने में लगभग 24 आवर्स का टाइम या 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए आवश्यक है कि एंटीबॉडी और सॉल्यूबल एंटीजन एक्वस सॉल्यूशन में आपस में इंटरैक्ट हों। हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो यहाँ हम देख सकते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, जो कि इसका पहला टाइप होता है, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन की खोज मैंकिनी ने की थी, इसलिए इसे मैंकिनी मेथड भी कहते हैं। और साथ ही इसमें डिफ्यूजन एक तरफ से होता है, यानी कोई एक मॉलिक्यूल ही इसमें डिफ्यूज होता है, इसलिए इसे सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन भी कहते हैं। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में इस प्रक्रिया में एक पेट्री प्लेट में अगार को एक्वस सॉल्यूशन में एंटीबॉडी के मिक्सचर के साथ पोर किया जाता है, और पोर करने के बाद में जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसके सेंटर पे एक वेल बनाया जाता है। इस वेल में एंटीजन सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, और एंटीजन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद इसे ढककर एक मॉइस्ट चैम्बर प्रिपेयर करके 24 आवर्स के इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। इस इंक्यूबेशन के दौरान वेल में उपस्थित एंटीजन डिफ्यूज होकर एंटीबॉडी की तरफ मूव करता है, और जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन एक बराबर हो जाता है, उस जगह पे एक जोन का फॉर्मेशन होता है, जिसे प्रेसिपिटीन बैंड या प्रेसिपिटीन जोन कहते हैं। और इस प्रकार से रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन होता है। चूंकि यहाँ डिफ्यूजन सिर्फ एंटीजन मॉलिक्यूल कर रहे हैं, जो हमें यहाँ पिंक कलर के डॉट्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और एंटीबॉडी हमें यहाँ वाई शेप ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, और एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन जिस जगह पर इक्वल हुआ वहां पर एक जोन बनता है, जिसे प्रेसिपिटेशन बैंड या प्रेसिपिटेशन जोन कहते हैं। ये कहलाता है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। इसके बाद हम देखते हैं डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। इस ग्राफ में हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पर जोन नहीं बनता, जहां पर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां भी जोन नहीं बनता। जिस जगह पे ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक बराबर होता है, सिर्फ उसी जगह पर इक्विवेलेंट जोन स्थापित होता है। अतः एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के लिए दोनों की सांद्रता में साम्यावस्था होना बहुत जरूरी है। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन में उसी प्रकार अगार का एक्वा सॉल्यूशन बना के उसे एक ग्लास प्लेट में पोर किया जाता है, और पोर करने के बाद यहाँ पर 2 वेल बनाए जाते हैं। दोनों वेल में एक में एंटीबॉडी और एक में एंटीजन को लोड किया जाता है, और इसमें भी इन्हें मॉइस्ट चैम्बर में प्लेस करके 24 आवर्स का इंक्यूबेशन दिया जाता है। इस इंक्यूबेशन के दौरान एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही मूव करते हैं, और जहां पर दोनों की साम्यावस्था होती है वहां पर एक बैंड का फॉर्मेशन होता है, जो प्रेसिपिटीन बैंड बनाता है। चूंकि यहाँ पे डिफ्यूजन दोनों तरफ से हो रहा है, इसलिए इसे डबल इम्यूनो डिफ्यूजन कहते हैं। और इस मेथड की खोज की थी आउटर लोनी ने, इसलिए इस मेथड को आउटर लोनी डबल इम्यूनो डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है एग्लूटिनेशन की। एग्लूटिनेशन बेसिकली किसी पार्टिकल के क्लम्पिंग का मेथड होता है,
जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्लम्प्स का फॉर्मेशन बनाते हैं। जब एंटीबॉडी को उसके करस्पॉन्डिंग एंटीजन के साथ क्लम्प किया जाता है तो एंटीबॉडी को आइसोएग्लूटिनिन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ब्लड ग्रुप सिस्टम में देख सकते हैं। देखिए, ये है एबीओ ब्लड टाइपिंग। हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्लड टाइप। हम सभी जानते हैं कि हमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी और ओ। इन ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन और सीरम एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल के सरफेस में पाए जाने वाले एंटीजन, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें ए एंटीजन मौजूद होता है, जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें बी एंटीजन मौजूद होता है, जिनका ब्लड ग्रुप होता है ए बी उनमें ए और बी एंटीजन दोनों ही मौजूद होते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें ना ही ए एंटीजन होता है और ना ही बी एंटीजन। उसी प्रकार सीरम एंटीबॉडी की हम बात करते हैं, जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये सीरम एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी होता है, बी ब्लड ग्रुप में एंटी ए, बी ब्लड ग्रुप में कोई भी सीरम एंटीबॉडी मौजूद नहीं होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटी ए और एंटी बी दोनों ही सीरम एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से क्लम्प्स का फॉर्मेशन होता है, अगर यही एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिले तो। और इस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी या ओ में से क्या है। ये हैं 3 प्रकार के एंटीजन जो कि मौजूद होते हैं आरबीसी के सरफेस में। ए एंटीजन हम देख सकते हैं, जिनमें एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन का ये सब यूनिट प्रेजेंट होता है। बी एंटीजन, जिनमें उसकी स्थान पर गैलेक्टोज का सब यूनिट मौजूद है, और ओ एंटीजन में यहाँ गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का मॉलिक्यूल इस एरिया में मौजूद है, और उसके साथ ही ओ एंटीजन में फ्यूकोज का मॉलिक्यूल है और साथ ही लिपिड और प्रोटीन का चेन है। इसके बाद हम बात करते हैं अलाइजा टेस्ट की। अलाइजा एक टेस्ट है जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है, और ये इम्यून पार्टिकल एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम। तो यानी कि यहाँ पे इम्यून सब्सटेंस यानी कि एंटीबॉडी एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ में लिंक्ड होता है। आइए इसे इनके टाइप के आधार पर समझते हैं। अगर हम इसके पहले टाइप की बात करें तो सबसे पहला टाइप होता है इनडायरेक्ट अलाइजा। इस केस में हम देख रहे हैं एक माइक्रोटाइटर वेल है, जिसमें कि एंटीजन की कोटिंग ऑलरेडी की जा चुकी होती है। जब इसमें सैंपल ऐड किया जाता है तो यहाँ से हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। अगर हमारे सैंपल में एंटीबॉडी मौजूद है तो वो उस एंटीजन के साथ बाइंड करता है, क्योंकि वह उस एंटीजन के लिए वेरी वेरी स्पेसिफिक होता है। इसके बाद इसकी वॉशिंग की जाती है और इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू बी मेजर्ड जिसे बाइंड किया गया। उसके बाद पुनः इसकी वॉशिंग की गई और वॉशिंग करने के बाद में इसमें ऐड किया जाता है सेकेंडरी एंटीबॉडी। यह सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक्ड होता है, और ये लिंक्ड होने की वजह से सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी आपस में मिलकर उस एंटीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड कर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यानी सबसे पहले एंटीजन जो ऑलरेडी माइक्रोटाइटर वेल में कोटेड है, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी और उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज एंजाइम लिंक्ड। अगेन इनकी वॉशिंग की जाती है। हर स्टेप में वॉशिंग इसलिए जरूरी होता है ताकि जो भी अनबाउंड मॉलिक्यूल हैं जो बाइंड नहीं किए हुए हैं वो वॉश होके निकल जाए। लास्ट स्टेप में इसमें सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंजाइम का काम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है, वॉशिंग के बाद भी ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पर एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और जैसा कि हम कलर में परिवर्तन देख रहे हैं, तो ये कलर में परिवर्तन के द्वारा पता चल जाता है कि हमारा सैंपल जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा प्रकार होता है सैंडविच अलाइजा, जिसे हम डायरेक्ट अलाइजा कहते हैं। यह इनडायरेक्ट अलाइजा के ठीक ऑपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन के स्थान पर एंटीबॉडी की कोटिंग की जाती है।
जैसा कि हम अपने वेल में देख रहे हैं कि यहाँ माइक्रोटाइटर वेल में एंटीबॉडी कोटेड वेल है, इसकी वॉशिंग की जाती है, उसके बाद इसमें सैंपल ऐड किया जाता है। यहाँ हम एंटीबॉडी के स्थान पर एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। एंटीजन को डाला जाता है, सैंपल ऐड किया जाता है, जो एंटीजन स्पेसिफिक है प्राइमरी एंटीबॉडी के वो उससे बाइंड कर लेता है। फिर इसकी वॉशिंग की जाती है और वॉशिंग करने के बाद में अगेन इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया जाता है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड होता है जो कि उस एंटीजन के दूसरे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट के लिए स्पेसिफिक होता है और वह जाके उस एंटीजन से बाइंड कर लेता है जो ऑलरेडी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड किया हुआ है। इसके बाद पुनः इसकी वॉशिंग की जाती है ताकि अनबाउंड वॉश होके निकल जाए और सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में अगेन कन्वर्ट करता है और कलर आता है। क्योंकि यहाँ पर पहले एंटीबॉडी है, फिर एंटीजन है और उसके बाद फिर एंटीबॉडी है, तो सैंडविच की तरह एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस टाइप को सैंडविच एलाइजा कहते हैं। और एक तीसरा प्रकार होता है जिसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा के केस में एंटीबॉडी को एक एंटीजन के साथ पहले से ही इंक्यूबेट कर दिया जाता है और उसके बाद इस मिक्सचर को इस वेल में ऐड करते हैं जो ऑलरेडी एंटीजन के कोटेड होता है। वॉश करने पर यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर कॉम्प्लेक्स हुआ और कलर में परिवर्तन आया मतलब कि हमारा सैंपल नेगेटिव है। इसलिए नेगेटिव है क्योंकि हमने ऑलरेडी इंक्यूबेटेड सैंपल को इसमें ऐड किया हुआ था, तो जितने पॉजिटिव वन है वो रिप्लेस हो जाते हैं नेगेटिव वन से और इस तरह से ये कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन द बाइंडिंग साइट between the bind antigen antibody and without bind antigen antibody। तो ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इस एलाइजा टेस्ट का यूज आज की डेट पे विभिन्न प्रकार के डायग्नोस्टिक लैब्स में इसका प्रयोग किया जाता है। हम इससे लगभग 100 प्रकार के फीवर का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। हर प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन आज की डेट पर संभव है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अगला स्टेप है रिया, जिसे कहा जाता है रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे का बेसिक प्रिंसिपल कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग से ही है, जहां एक रेडियो एक्टिव एंटीजन एक नॉन रेडियो एक्टिव एंटीजन के साथ एंटीबॉडी के फिक्स नंबर के लिए कॉम्पीट करता है। इसकी डिस्कवरी रोसलिन येलो और एसे बर्सन ने 1960 में की थी। इसे भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पर माइक्रोटाइटर वेल में एंटीबॉडी की कोटिंग की गई है। यह एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जिसका डिटेक्शन हमको किया जाना है। इन्फेक्टेड सीरम को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये ओरिजिनल एंटीजन है जो हमको डार्क सर्कल्स के रूप में दिखाई दे रहा है। ये अनलेबल्ड हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन है और ये लेबल्ड हैं, लेबल किए गए हैं आयोडीन 125 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। और माइक्रोटाइटर वेल में एंटीबॉडी की ऑलरेडी कोटिंग है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि ये जो माइक्रोटाइटर वेल है जिसमें ऑलरेडी कोटिंग की जा चुकी है, इसमें जैसे जैसे इन्फेक्टेड सीरम को ऐड किया जाता है तो अनइन्फेक्टेड वन यहाँ से रिमूव होने लगते हैं। और अगर सैंपल नेगेटिव है जैसा कि इस वेल में दिखाई दे रहा है, अनइन्फेक्टेड सीरम होने के केस पर जितने भी बाइंड एंटीजन मॉलिक्यूल है वो सब जाके इससे बाइंड कर लेते हैं और कलर अपीयर होता है। तो यानी कि कलर आने पर यह टेस्ट नेगेटिव होता है और जब कलर नहीं आता है यानी कि इस तरीके से दिखाई देता है, हम ये कह सकते हैं कि जहां लेबलिंग है वहां सीरम अनइन्फेक्टेड होता है और जहां पर लेबलिंग नहीं होती है वो कंसंट्रेशन अगर बढ़ता दिखाई दे रहा है तो वो इन्फेक्टेड सीरम होता है। तो इन तरीकों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के बीमारियों में डायग्नोस्टिक वे को यूज कर सकते हैं जो एंटीजन और एंटीबॉडी और हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो। तो यह है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का एक प्रकार। धन्यवाद।